गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 टाइप से हम ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो हमारे बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, और तीनों ही पाथवेज में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज हम थोड़ी सी और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई हमने उसको एरोबिक रेस्पिरेशन नाम दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के पास हमेशा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में स्टोमेटा होता है जिसको 2 गार्ड सेल्स राउंड करते हैं। तो प्लांट्स में जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होगा अंदर बाहर वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। इसके अलावा इनके सेल्स के बीच में भी कुछ इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, वहां से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बट प्लांट्स में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है ये डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव ऑन करनी शुरू हो जाएगी। तो मीन्स डिफ्यूजन से ही गैसेस का एक्सचेंज प्लांट्स में हो जाता है। अब डिफ्यूजन की क्या डायरेक्शन रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर वो प्लांट ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में है या वहाँ पे पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है तो हो सकता है उसमें डिफ्यूजन की डायरेक्शन रिवर्ट भी हो जाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, उस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में लाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। तो उस समय क्या होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट में से बाहर की तरफ निकलती है। मतलब दिन में तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पर रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स में से बाहर की तरफ निकलती है क्योंकि उस समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इट मीन्स दोनों टाइम, डे एंड नाइट के टाइम, जो कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो रात के टाइम, दिन के टाइम जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, पर रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के पास भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, अपने एटमॉस्फेयर से, मतलब अपने आसपास की हवा से। इसी तरीके से जो एनिमल्स एक्वेटिक हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो ऑक्सीजन लेंगे जो वाटर में ऑलरेडी डिजोल्व है। अब पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और जो ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, अगर हम उन दोनों की कंसंट्रेशन को कंपेयर करें तो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है और एयर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्वायर कर सके। जैसे आपने देखा भी होगा एक्वेरियम में या पोंड में, अगर आपने कभी फिश देखी हो तो वो लगातार अपने माउथ को जो है ओपन और बंद करती रहती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ले सके। लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखो तो उनमें आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। तो इसका रीज़न यही है कि वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, तो जितनी भी ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो फिशेस जो हैं वो इसलिए जल्दी जल्दी अपना माउथ ओपन करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी में ले सकें और वहाँ से वो वाटर गिल्स में जाएगा जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिल सकेगी। तो जितनी जल्दी वो अपना माउथ ओपन करेंगी उतनी जल्दी वो वाटर गिल्स तक पहुँचेगा और उतनी जल्दी ऑक्सीजन उनके ब्लड में सप्लाई होगी। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे जितने भी हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनके पास भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो इनको इस स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है, तो वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की या काओ, बफेलो, इस तरह के एनिमल्स की, तो हम लोग सांस लेने के लिए अपनी नोस्ट्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं।
फिर नोस्ट्रिल से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक जाती है। तो मतलब जो हमारी बॉडी में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं। ठीक है, तो अब हम बच्चों डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। नाउ व्हाट आर दीज नोस्ट्रिल्स? नोस्ट्रिल्स जो है हमारे नोज के नीचे पाए जाने वाले होल्स होते हैं। हम ऐसे जब करते हैं तो हम इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं। नोस्ट्रिल्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमारी नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने कोई ऐसी एयर रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर ले ली है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा हमारी नोज में म्यूकस की लेयर रहती है, वो भी क्या करती है, इस बात का ध्यान रखती है कि सिर्फ फिल्टर्ड एयर, साफ एयर ही हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक जाए। उसमें अगर किसी भी तरह की कोई इम्प्यूरिटीज़ हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो उनको नोज में ही रोक लेती है। यहाँ से निकलने के बाद मीन्स नोज को क्रॉस करने के बाद जो एयर है वो हमारे थ्रोट यानी कि गले में जाती है और गले से होते हुए फाइनली वो लंग्स में पहुँचती है। हमारे जो थ्रोट होता है वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। वाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, या वाई जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो वाई द ट्रैकिया इज कवर्ड विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ट्रैकिया के ऊपर जो आपको ये रिंग्स दिख रहे हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि इन केस अगर हमारे ट्रैकिया में हवा नहीं भी आती है तो भी ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब सिकुड़ने नहीं देता, ये उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। पानी की अगर आपके पास कोई पाइप है, जब तक उस पाइप में से पानी निकलता रहता है तो आप देखते हो कि जो पाइप की शेप है वो मेंटेन रहती है, वो हार्ड रहती है। लेकिन अगर उसमें से सारा पानी निकल जाए तो वो कई कई जगह से श्रिंक हो जाती है, कोलैप्स होने लग जाती है, मीन्स उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा हमारी बॉडी में ना हो, तो एयर की पैसेज में किसी भी तरीके से अगर रुकावट आ रही है तो उसकी वजह से हमारे जो ट्रैकिया है उसकी शेप ना चेंज हो, उसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेंटेन करके रखते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो ये डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पास ऑन होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमारे नेज़ल पैसेज मतलब नोस्ट्रिल से नोज तक का जो रास्ता है, वहाँ से एयर या ऑक्सीजन जो है हमारी नोज़ में एंटर करेगी। वहाँ से एंटर करने के बाद वो फेरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में जाएगी। फेरिंग्स और लैरिंग्स का यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है एज इट इज़। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, क्योंकि हम जो बोल पा रहे हैं, हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ ड्यू टू लैरिंग्स। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही हवा जो है पास ऑन होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। और इन लंग्स के बाहर रिब केज मतलब हमारी पसलियाँ होती हैं जो इनको अपने अंदर प्रोटेक्टेड रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स हैं और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट भी होता है। तो इन डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज जो है यानी कि पसलियाँ जो हैं वो इनको कवर करके रखती हैं। तो यहाँ पे जाके आप देखोगे कि जो ट्रैकिया है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। इन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, कि मीन्स जो ट्रैकिया वो सिंगल था तो 2 लंग्स के अंदर उसने अपने आप को ब्रोंकाई में डिवाइड कर लिया। फिर फर्दर जब हम बात करते हैं तो ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बना लेते हैं, मतलब ब्रोंकाई में से ही फर्दर ब्रांचिंग निकलती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमें इस तरीके से सर्कुलर शेप्स दिखती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। कि छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं। और ये एल्वियोलर सैक क्या करते हैं, ये एल्वियोलर सैक गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं,
क्योंकि जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंच पाते, तो ये एल्वियोलर सैक जो है ये हमारी बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो अगर आप इसको जूम करके देखो तो ये एल्वियोलाई जो है इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इनका फंक्शन यही होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पे आपको डायफ्राम दिखेगा। यही डायफ्राम जो है जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था वहाँ पर भी हमने देखा था। ऑल्दो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट इसकी पोजीशन यहाँ होती है इसलिए ये दिखाया गया है। तो ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान लंग्स की शेप के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को चेंज कर सकता है। जब हमारी बॉडी में इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचे, मतलब हमारे लंग्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, उनके एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। तो उस केस में जो ये डायफ्राम है जो नॉर्मली कॉनकेव शेप का होता है ये फ्लैट हो जाता है ताकि जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की जगह मिल सके। तो डायफ्राम जो है ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा ताकि लंग्स जो है वो पूरी जगह में फैल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी अपोजिट बात करूं, अगर मैं बात करूं एक्सपिरेशन की, तो जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है उस टाइम ये डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था ये वापस अपनी पोजीशन में मुड़ जाएगा ताकि लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है वो बाहर निकल जाए। तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि अगर हमें ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लाना है तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ सके। और जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से आउट करना है तो ये डायफ्राम वापस से कॉनकेव शेप ले लेगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो सके। तो लंग्स के अंदर जाकर जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये भी अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जनरली 1 मार्क में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो सके। और एल्वियोलाई की अगर हम वॉल्स देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स का पूरा एक जाल होता है। उसी की वजह से वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाती है। अब अगर मान लो किसी एनिमल की बॉडी का साइज बड़ा है, मतलब अगर कोई एनिमल काफ़ी देखने में बड़ा है तो वहाँ पर सिर्फ डिफ्यूज़न से ही वो अपनी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अगर हम छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो वहाँ पर तो सिर्फ डिफ्यूज़न से ही वो चीज़ हाई से लो कंसंट्रेशन पर चली जाती है। लेकिन अगर कोई एनिमल बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर वो सिर्फ डिफ्यूज़न के हिसाब से अपने अंदर गैसेस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वहाँ पर उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये एयर से ऑक्सीजन को लेकर लंग्स में भेज देंगे और लंग्स से फिर उनको टिश्यूज़ में भेज देंगे, मतलब जिन जिन भी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पर ये उसको सप्लाई करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये काम करता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। आपने इसका नाम सुना होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, आरबीसी में ये पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर सकता है और ये हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ मिल के, मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर एक कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाती है, तो इसलिए वो भी ब्लड के अंदर ही डिज़ोल्व होकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो है रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो इससे रिलेटेड हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे।